हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम पैटर्न नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रांट वेलकम है। तो साथियों, आज 24 अप्रैल है। कल के बाद परसों आपका एग्जाम्स है, जिस एग्जाम्स का इंतजार जो सीरियस स्टूडेंट है 2024 से ही कर रहे थे, है ना। 2024 में शॉर्ट विज्ञप्ति आया था, इसके बाद ये एग्जाम आते आते 2026 पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो 2026 में एग्जाम हो रहा है, यह बिल्कुल कह सकते हैं कि उम्मीद लगभग 90% लोगों को नहीं था एग्जाम हो जाएगा, लेकिन एग्जाम हो रहा है, ये बड़ी बात है। 18 सालों के बाद एग्जाम हो रहा है, तो हमारा टारगेट है कि आप सभी जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर ज्यादा पढ़े हैं ठीक है, जिसका पढ़ाई कम भी हुआ है ना, वो भी अच्छा खासा स्कोर करके जेट क्रैक कर लें। इसीलिए वैसे टॉपिक्स को हम लेकर आते रहते हैं, जिससे कि प्रश्न आपको डायरेक्ट लड़ेगा और वहां से प्रश्न आएगा ही। उसी में से टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स अभी रहा है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जी हाँ, ये जेपीएससी जेट का ही नहीं, बल्कि आप प्रीवियस ईयर निकालेंगे अभी नेट का, तो वहां भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एनईपी के। जब से एनईपी यहाँ पर लागू हुआ है, तब से एनईपी का प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, कोई भी सेट एग्जाम हो या नेट एग्जाम हो। तो एनईपी से जुड़ा हुआ हम कुछ पीवाईक्यूज को लेकर आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और बिल्कुल नए एग्जाम पैटर्न पर आधारित होगा, और यहां से आपको प्रश्न सीधे मिलने वाला है। इसलिए एनईपी को अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो एनईपी को अच्छे से करना है। इसके साथ ही साथ, जैसा मैं हमेशा बताता हूं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा कम ही पढ़े हैं लेकिन मेरा रिजल्ट बने, कम ही पढ़े हैं बहुत ज्यादा, देखिए क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ लिए, लेकिन आपको क्या करना है, इस विषय का ज्ञाता आप अगर नहीं भी बन पाए पेपर 1 का, क्योंकि पेपर 1 तो आपको पढ़ाना है नहीं, आपको पढ़ाना क्या है, प्रोफेसर बनेगा, पढ़ाइएगा क्या, पढ़ाइएगा पेपर 2, जो आपका सब्जेक्ट, मान लीजिए जो हिस्ट्री जिसका पेपर 2 है, हिस्ट्री का प्रोफेसर बनेगा। पेपर 1 पढ़ाना किसी को नहीं है, तो पेपर 1 में अच्छा खासा स्कोर बने, ये प्रयास रहता है, ठीक है। पेपर 1 में क्या चाहिए, अच्छा खासा स्कोर बने, ये प्रयास रहता है पेपर 1 के लिए। तो पेपर 1 में अच्छा खासा स्कोर बने, आप सफल हो। इसके लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए है, जहां आप कम पढ़कर, है ना, बहुत कम जो पढ़े हैं, जिनकी तैयारी लगती है, उनको लग रहा है कि मेरा तैयारी हुआ ही नहीं है, कोई फायदा नहीं एग्जाम देके, उसके लिए ये यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर 500 एमसीक्यू है, इसको आप रट के चले जाइए, ठीक है। ये इसको रट के चले जाइए, ये आपके लिए रामबाण बनेगा। 500 एमसीक्यू बायलिंगुअल एमसीक्यू है, और इसमें आपको 500 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके आंसर मिलेंगे, डिटेल उसका एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, उसका डिटेल आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको कीजिएगा कैसे, एग्जाम फाइटर नंबर 1 हमारा जो ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर भी जा सकते हैं, ठीक है, प्ले स्टोर से कर सकते हैं, या अगर आपको वहां से दिक्कत है, इस वीडियो के नीचे, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ऐप का लिंक दे रहे हैं, यहां से भी आप ऐप को डाउनलोड करके इस मॉक टेस्ट में एंट्री ले सकते हैं और इस 500 एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, 7541840154, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार आपको मॉक टेस्ट लेना है। तो चलिए फिर से अभी हम लोग अब क्लासेस पे आते हैं, और हमें जो आज सेट बनाना है एनईपी से जुड़ा हुआ, उस पे लिए चलते हैं आपको, और एक शानदार प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। हमारे साथ साथ आप सॉल्व कीजिए और प्रयास कीजिए कि हमारे बताने से पहले आप खुद उसे सॉल्व कर पाए, ठीक है। यही सबसे कह सकता है, आपको खुद को जज करने का ये बेस्ट मौका है, और इसे फाइनल है। अब समय कहाँ है ना, अब समय नहीं कहाँ है। तो पहला क्वेश्चन को पढ़िए, पहला क्वेश्चन हमारे साथ पढ़िए। अंडर द एनईपी 2020 what is the target gross enrollment ratio GER in higher education to be achieved by 2035, यानी 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जीआर, का लक्ष्य क्या रखा गया है 2035 तक। 2035 भी आप देखिएगा, है ना, कभी कभी आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाएगा कि हमारे जीआर को हायर एजुकेशन में इतना % किया गया है
और यह किस साल तक प्राप्त करने का लक्ष्य है, तो वहां पर आंसर 2035 हो जाएगा। तो क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बनाने का आपके अंदर आर्ट होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप ये 500 MCQ करते हैं, उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को आप देखते हैं, तो आपको इस प्रकार की चीजें मिलेगी और वो 500 क्वेश्चन नहीं बल्कि 2000 क्वेश्चन के बराबर काम करेगा। क्वेश्चन अंदर आपको क्वेश्चन बनाना है, आंसर जो आप पढ़िएगा एक्सप्लेन उसका जो दिया हुआ है वहां से फिर आपको क्वेश्चन राइज करना है। यानी आपके अंदर आना चाहिए कि नहीं, घुमा के इधर से पूछेगा तो भी हम कर लेंगे। तो चलिए सीधे आते हैं फिर से। एनईपी 2020 के तहत 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जीआर का लक्ष्य रखा गया है। कितना परसेंट रखा गया है? 30%, 40%, 50% या 75%। तो 2035 तक जीईआर का जो लक्ष्य है ना वो 50% है। ठीक है, 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी 26% के आसपास है, अभी जो है ना 26% के आसपास है। इसको करना है कितना? 50% तक करना है सकल नामांकन, यानी जितना नामांकन होता है स्कूलों में उसका 50% तक भी हायर एजुकेशन में पहुंच जाए और वो वहां से डिग्री ले ले, कंप्लीट कर ले, अपना जो जिस कोर्स में एडमिशन ले रहा है हायर एजुकेशन में उसको कंप्लीट करे, बीच में ड्रॉप आउट ना हो। ये 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। कब तक? 2035 तक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि आंसर का डिटेल मिलेगा, तो देखिए आंसर का डिटेल आपको ऐसे ही मिलेगा। अगर एमसीक्यू वहां पे आप मॉक टेस्ट में एंट्री करते हैं तो आपको ऐसे वहां पर आंसर का एक्सप्लेन भी मिलेगा। आंसर क्या होगा? 50%, ऑप्शन सी था। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 एम्स टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन, है ना, इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम 26.3%, जो कि 2018 में था, इसको 50% तक करना है और यह 2035 तक प्राप्त करना है इस लक्ष्य को। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमने क्वेश्चन बनाया था, इसके आंसर में भी आपको एक चीज बता दूं कि कभी कभी आपको जीईआर, है ना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीईआर इन हायर एजुकेशन, तो जीईआर का फुल फॉर्म देखिए क्या हो गया? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जीईआर, है ना। जीईआर का फुल फॉर्म भी कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा, तो उसको भी आपको रट लेना है। जीईआर का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इसको 50% तक प्राप्त करना है 2035 तक। ठीक है, अभी कितना है? 26.3 है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित, है ना, व्यावसायिक शिक्षा भी इसमें शामिल है, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, हिंदी में जीआर को क्या बोलते हैं? सकल नामांकन अनुपात को 26.3%, जो कि 2018 में था, इसको बढ़ाकर 2035 तक 50% तक करना है। क्लियर है? यहां से देखिए आपको 3-4 प्रश्न बन रहा है ना, तो ओवरऑल देखिए 3 से 4 प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। उसी प्रकार आप जब मॉक टेस्ट बनाइएगा हमारे ऐप पे, जो 500 क्वेश्चन दिया गया है 500 MCQ, वहां पे आपको यही स्ट्रेटजी अपनाना है, कैसे हम क्वेश्चन के अंदर और क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HECI which is proposed as single regulator for higher education, उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक के रूप में प्रस्तावित HECI का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताते चले कि अभी आने वाला समय में यूजीसी के बदले यही काम करेगा। ठीक है, यूजीसी जो आप देख रहे हैं इसके बदले अब ये बॉडी काम करेगा, सिंगल बॉडी बन जाएगा। ठीक है, अभी जैसे टेक्निकल के लिए AICT है, ठीक है, आपका जनरल के लिए आपका यूजीसी है, जनरल यूनिवर्सिटीज के लिए, अब उन दोनों को मर्ज करके, ठीक है, उन सबको मर्ज करके HECI बनाया जाएगा। ठीक है, HECI बनाया, तो HECI का फुल फॉर्म क्या हो गया? हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमिटी ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इसका फुल फॉर्म होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बी नंबर सही आंसर है, याद रखिएगा, फुल फॉर्म सीधे पूछ दिया जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, आगे बढ़ते इसका डिटेल समझते हैं। देखिए यहाँ अब जब आंसर एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ और प्रश्न बनेगा, यहाँ आपको और प्रश्न फाइंड आउट करना है, और प्रश्न को निकालना है। पहला तो आपने फुल फॉर्म देख लिया, क्या फुल फॉर्म? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हिंदी में क्या होगा? भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। इसका हिंदी में फुल फॉर्म क्या हो गया? भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। बाद में यूजीसी वगैरह नहीं दिखेगा आपको, यूजीसी की जगह यही संस्था काम करने वाला है आगे। ठीक है, एनईपी 2020
प्रपोज सेटिंग अप द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI एज ए सिंगल overarching umbrella body for entire higher education excluding medical and लीगल एजुकेशन, यानी आपका चिकित्सा और कानूनी, है ना, कानूनी एजुकेशन जो है, जहां पे आप LLB वगैरह करते हैं, लॉ एजुकेशन करते हैं, उन दोनों को इससे बाहर रखा गया। ये भी पूछ सकता है HECI के अंतर्गत कौन सा दो एजुकेशन डिपार्टमेंट इसके अंतर्गत नहीं है, तो वो मेडिकल और लीगल एजुकेशन इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। उसका जो रेगुलेटिंग बॉडी है वो अभी भी काम करेगा। NEP 2020 में चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए एकल शीर्ष निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, जिसको शॉर्ट में कहते हैं HECI, की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है। कभी कभी प्रश्न आपको यहां से भी आएगा, किस दो एजुकेशन को इससे बाहर रखा गया है, तो मेडिकल और लीगल एजुकेशन को इससे बाहर रखा गया है HECI से। क्लियर है? कोई डाउट्स नहीं? डाउट्स होगा तो कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। HECI जो भी हमने देखा, HECI will have how many independent verticals for its function? HECI के कार्यों के लिए कितने स्वतंत्र कार्यक्षेत्र होंगे? यानी HECI जो कार्य करेगा, इसके लिए कार्य क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, वो फ्रीडम रूप से उस कार्य क्षेत्र में कार्य करेगा HECI। तो कितने कार्य क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं? 2, 3, 4 या 5? तो 4 है। कितने कार्य क्षेत्र हैं? 4। तो कौन कौन से 4 कार्य क्षेत्र हैं, इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। इसके आंसर को जहां एक्सप्लेन किया गया वहां पे चलते हैं। ये 4 इनके कह सकते हैं स्वतंत्र निकाय हैं जो कि काम करेंगे, अलग फ्रीडम से काम करेंगे। पहला है NHERC, ठीक है, ये क्या होगा? नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, यानी ये रेगुलेशन का काम करेगा, नियमन का काम करेगा, नियम बनाने का काम करेगा। दूसरा जो है वो है आपका NAAC, इसका काम है एक्रीडिटेशन करना, ठीक है, एक्रीडिटेशन करना, यानी क्या करेगा? मान्यता देगा। ये क्या करेगा? मान्यता देगा। तीसरा है HEGC, फंडिंग देगा, ये ग्रांट अवेलेबल कराएगा, यानी हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन देगा ये। इसके बाद है GEC। GEC क्या हो गया? आपका ये एकेडमिक स्टैंडर्ड, मानक तय करेगा कि आपका एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, GEC। तो ये 4 वर्टिकल फंक्शंस है जिसके माध्यम से HECI स्वतंत्र रूप से काम करेगा, ठीक है। NHERC, NAAC, HEGC और GEC, सबका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, ठीक है। जनरल एजुकेशन काउंसिल हो गया GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल। ये क्या हो गया? हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, ठीक है। नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, सबका अलग अलग फुल फॉर्म है, देख लेना है। अगर फुल फॉर्म में पूछा जाएगा तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए NEP 2020। NEP 2020, according to NEP 2020, by which year will all higher education institutions HEIS aims to become multidisciplinary, ठीक है। NEP 2020 के अनुसार किस वर्ष तक सभी उच्च शिक्षा संस्थान बहुविषयक यानी मल्टीडिसिप्लिनरी बनने का लक्ष्य रखेंगे? जो टारगेट सेट किया गया है, कब तक जो उच्च शिक्षा के संस्थान है भारत में वह मल्टीडिसिप्लिनरी हो जाएगा, बहुविषयक हो जाएगा। एक ही संस्थान में सभी विषयों की पढ़ाई होगी, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, है ना, ह्यूमैनिटीज, सभी विषयों की पढ़ाई होगी। ये कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा कि सभी बड़े संस्थानों में ये चीज आ जाए। ये इसको कब तक प्राप्त करना है? 2025, 2030, 2035 या 2040 तक। ये 2040 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सबसे सही आंसर है। इसके अलावा इसको अगर डिटेल में देखें तो यहाँ पे देखिए सभी क्या लिखा गया है, यहाँ पे है 2040,
है तक सभी उच्च शिक्षा संस्थान HEIS बहुविषयक यानी मल्टी डिसिप्लिनरी संस्थान बनने का लक्ष्य रखेंगे। इसमें प्रत्येक का लक्ष्य 3000 या उससे अधिक छात्र संख्या रखना होगा। यानी जो भी संस्थान रहेगा ना, उसका टारगेट है कि बड़ा हो, है ना। इसका टारगेट है संस्थान बड़े स्तर पे कार्य करे, 3000 कम से कम वहां पे बच्चों का नामांकन रहेगा ही रहेगा, और ये मल्टी डिसिप्लिनरी बनेगा 2040 तक। तो 2040 को यहाँ पर टारगेट बनाया गया है और वहां तब तक इस लक्ष्य को अचीव करना लक्ष्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट टू NEP 2020 व्हाट डज ABC स्टैंड्स फॉर। यानी ABC का जो कॉन्सेप्ट है 2020 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, तो ये क्या इसका मतलब है, इसका फुल फॉर्म क्या है। NEP 2020 के संदर्भ में ABC का क्या अर्थ है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एनुअल बोर्ड ऑफ कॉलेजेस, एकेडमिक ब्यूरो ऑफ क्रेडिट, ऑल इंडिया बोर्ड काउंसिल। क्या है इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। यानी अब क्या होगा ना, जो भी आप एजुकेशन लेते हैं ना, वो डिजिटल रूप से संरक्षित रहेगा ABC के माध्यम से, ठीक है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट या आपके द्वारा अर्जित अंकों का, यानी आपके द्वारा अर्जित क्रेडिट का एक प्रकार से बैंक है जहां पर जमा रहेगी। सबको पैसा बैंक में रहता है ना, बैंक में क्या जमा रहता है, पैसा, मनी। लेकिन यहाँ पर मनी की जगह आपका कह सकते मार्क्स, आपका क्रेडिट जमा रहेगा जो सुरक्षित रहेगा, और इसके माध्यम से एक प्रकार से आप कहीं पर भी नामांकन लेना आसान हो जाएगा, फर्जीवाड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसका फुल फॉर्म था ABC का, यानी एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मीन ABC शैल बी एस्टेब्लिश्ड which would digitally क्या करेगा, digitally store the academic credits earned from various recognized higher education institutions, so that the degree from an HEI higher education institutions can be awarded taking into account credit earned। यानी कह सकते हैं एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC स्थापित किया जाएगा, जो विभिन्न मान्यता प्राप्त हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित करेगा, सुरक्षित करेगा, ताकि अर्जित क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए डिग्री प्रदान की जा सके। समझ में आया। बैंक में आप पैसा रखते हैं, ABC में आपका क्या रहेगा, जो भी आपका क्रेडिट है एजुकेशन के क्षेत्र में, जो आपका डिग्री है, जो आपका अर्जित अंक है, वो यहाँ पे सुरक्षित रहेगा डिजिटली रूप से, ठीक है। इसका मतलब ये है, क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बहुत अच्छी बातें हैं, उसको भी हम लोग जानेंगे NEP के तहत। यहाँ पर ABC जब जिन चीजों को भी जानना चाहिए। देखिए NEP के तहत कौन से डिग्री को समाप्त कर दिया गया है, MPhil को पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब MPhil की पढ़ाई नहीं होगी। बजट में केंद्र और राज्य मिलकर GDP का कितना % खर्च करेंगे, 6%। GDP का 6% एजुकेशन पे खर्च होगा, ये लक्ष्य है। इसके अलावा यहाँ पर अगला है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, ठीक है। यहाँ पर अब आप कभी भी प्रवेश ले सकते हैं और कभी भी निकल सकते हैं, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। मान लीजिए आप 4 साल के UG प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, यानी 4 साल के ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। 4 साल के ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, तो आपका मन हुआ कि नहीं हम 1 साल के बाद निकल जाएंगे। 1 साल के बाद आपका मन हुआ कि निकल जाएंगे, तो 1 साल में आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। 1 साल में क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बाद आप सीधे दूसरे साल में कहीं एडमिशन लेना किसी अदर इंस्टीट्यूशन में, तो इसी सर्टिफिकेट के आधार पर सीधे आपका एडमिशन दूसरे साल में हो जाएगा, ठीक है। दूसरे साल के बाद अगर आप कह सकते एग्जिट करते हैं, 2 साल पढ़ने के बाद एग्जिट करते हैं, तो आपको मिलेगा एडवांस डिप्लोमा। एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, एडवांस डिप्लोमा आपका हो जाएगा। 3 साल के बाद करते हैं तो आपको स्नातक डिग्री, बैचलर्स डिग्री आपको मिल जाएगी। 4 साल के बाद करते हैं तो आपको शोध के साथ स्नातक की डिग्री मिलेगी, बैचलर्स विथ रिसर्च। समझ में आ रहा है। अगर आप 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेते हैं, अभी नियम क्या है, आप अगर मान लीजिए 5 सेमेस्टर पढ़ लिए
छठा सेमेस्टर में आपके साथ कोई समस्या हो गया, आप नहीं पढ़ पाए, है ना, आपने 2 साल पढ़ाई छोड़ दी, अब कभी भी आपको मन हुआ हम ग्रेजुएशन करेंगे तो फिर से आपको सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेना होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मान लीजिए अगर आप 5 सेमेस्टर पढ़ लिए हैं, अब एडमिशन अगर आप लीजिएगा इसके तहत तो फिर छठा सेमेस्टर में ही आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि आपका एबीसी में सारा क्रेडिट जमा है, वहीं से आपका एडमिशन हो जाएगा। एबीसी क्रेडिट में जो जमा है आपका एबीसी में, आपका मार्क्स, आपका क्रेडिट, इसके आधार पर आपका नामांकन सीधे सेमेस्टर 6 में हो जाएगा। अब मान लीजिए आप 2 साल यहाँ पर एडवांस डिप्लोमा कर चुके हैं, तो अब मान लो कि 3 साल का फिर आपको पढ़ाई करना है, 5 साल का फिर पढ़ाई करना है, तो सीधे आप इसके लिए पढ़ाई कीजिए, है ना, बैचलर्स डिग्री के लिए पढ़ाई कीजिए, सीधे आपको तीसरे साल में नामांकन मिल जाएगा। मान लो 3 साल तक आपने बैचलर्स डिग्री ले लिया, अब रिसर्च वाला आप सोचो अभी नहीं करेंगे, रिसर्च का अभी हमारे पास समय नहीं, हम कुछ और जगह जाएंगे, रिसर्च वाला छोड़ दिए। जब मन करे बाद में नहीं कि फिर हमको रिसर्च वाला करना है, तो फिर से किसी भी, जरूरी कि वही कॉलेज, आप किसी और कॉलेज में भी जा सकते हैं जहां पर सेम कर सकते कोर्स की पढ़ाई हो रही है, वहां पे आप सीधे 4 साल वाले में एडमिशन लीजिए और वहां पे बैचलर्स विथ रिसर्च का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है, इसी को कहते हैं मल्टीपल एंट्री, यानी बहुत बार एंट्री और बहुत बार एग्जिट आप यहाँ पे हो सकते हैं, यानी फ्लेक्सिबल बनाया गया है एजुकेशन सिस्टम को, आपका समय बर्बाद ना हो, आपका मेहनत बर्बाद ना हो, ये प्रयास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 वर्टिकल्स ऑफ द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। हमने अभी पढ़ा HECI के 4 वर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, 4 वर्टिकल्स होते हैं, इसमें से कौन सा वो नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग यानी HECI के 4 कार्यक्षेत्र यानी वर्टिकल में से एक नहीं है। अभी हमने 4 देखा था, उसी 4 से जुड़ा हुआ 3 है, एक नहीं है। NHERC हमने देखा, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ये है। NAC है ना, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये भी है। NCERT जी नहीं, ये नहीं है क्योंकि ये स्कूल्स के लिए होता है। HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, ये भी है। ठीक है, तो गलत कौन है यहाँ पे, C नंबर, वही इसके वर्टिकल में से नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि पूछा कौन नहीं है, तो नहीं है तो NCERT नहीं है। ठीक है, NCERT आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने इसका डिटेल देख लिया, बार बार इसको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, फिर से बता दूं ताकि आपको याद रहे, बार बार मैं कर रहा हूं। NHERC इसका काम क्या है, रेगुलेशन बनाना। ठीक है, NHERC क्या करता है, रेगुलेशन बनाता है। NAC क्या करता है, एक्रेडिटेशन देता है, मान्यता देता है। HEGC क्या करता है, यह फंडिंग देता है। और GEC क्या करता है, स्टैंडर्ड सेटिंग करता है, मानक तय करता है ना, मानक तय करता है। इनको भी आपको याद रखना है ताकि अगर इन चारों में से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, एज पर NEP 2020 व्हाट विल बी द नेम ऑफ द सिंगल पॉइंट पोर्टल फॉर ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। यानी NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी के लिए सिंगल पॉइंट पोर्टल का क्या नाम है। आपको हायर एजुकेशन से जुड़ा सभी जानकारी चाहिए, एक पोर्टल बनाया गया है, उस पोर्टल का नाम क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। NEP 2020 के अनुसार एक पोर्टल बनाया गया है, सिंगल पॉइंट पोर्टल, जहां पे आपको हायर एजुकेशन से जुड़ा हर एक अपडेट दिया जाएगा। तो वो कौन सा पोर्टल है, समर्थ पोर्टल, स्वयं प्रभा पोर्टल, या नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC पोर्टल, या फिर IDP इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान। कौन सा है, तो वो पोर्टल का नाम है समर्थ पोर्टल। कौन सा पोर्टल है, समर्थ पोर्टल, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा, समर्थ पोर्टल। ठीक है, अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ए नंबर आंसर हो गया, अब थोड़ा इसका एक्सप्लेन देखते हैं। ठीक है, समर्थ इज an e-governance platform for higher education institutions. However, NEP 2020 emphasized the use of technology for transparency,
for regulatory purposes, NHERC will act as single point of contact, यानी समर्थ उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, नियामक उद्देश्यों के लिए NHERC संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करेगा। ये नियामक के लिए कार्य करेगा और ये किसके लिए? ई गवर्नेंस के लिए काम करेगा। हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ ई गवर्नेंस के लिए ये काम करेगा समर्थ पोर्टल। ठीक है, तो सिंगल पोर्टल कौन है? समर्थ पोर्टल है, जहां पे आपको सारा अपडेट मिलेगा हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट, which of the following models is suggested by NEP 2020 for the transformation of higher education? उच्च शिक्षा में परिवर्तन के लिए NEP 2020 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल सुझाया गया है? कौन सा मॉडल सुझाया गया है उच्च शिक्षा के परिवर्तन के लिए? NEP के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल सुझाया गया है? एफिलिएशन बेस्ड मॉडल, large multidisciplinary universities, stands alone technical institutions, state specific regulators, कौन सा है? हमने पहले ही देखा कि ये चाहता है कि कम ही संस्थान रहे लेकिन वो लार्ज स्तर पे रहे। ठीक है, बड़े स्तर पे रहे। हमने अभी देखा कि वो चाहता है कि वहां पे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेस चले, 3000 कम से कम बच्चे नामांकित रहे, यानी लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज बनना चाहता है। तो बी नंबर सही आंसर है। उस शिक्षा के लिए में परिवर्तन के लिए NEP 2020 द्वारा कौन सा मॉडल सुझाया गया? तो लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज कॉलेज बने, ये इनका कह सकते हैं कि लक्ष्य है, ये इसका मॉडल है। एक ही जगह एक ही छत के नीचे सभी ब्रांचेज की पढ़ाई हो। ठीक है, इसको डिटेल्स में समझते हैं। द पॉलिसी सजेस्ट मूविंग अवे फ्रॉम fragmentation of higher education by transforming higher institutions into multidisciplinary universities। ठीक है, मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज में उसको ट्रांसफॉर्म करना है। एक ही यूनिवर्सिटी में सभी चीजों की पढ़ाई हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, यानी जितना भी सब्जेक्ट है वहीं पे पढ़ाई हो, और साथ ही वहां मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की भी व्यवस्था हो। ठीक है, कॉलेज एंड हायर एजुकेशन क्लस्टर नॉलेज हब्स, यानी ये जो है ना, चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो या कोई भी हायर एजुकेशन संस्थान हो, वह नॉलेज का वहां पे हब बने एक ही जगह पे। यानी नीति जो है ना 2020 की शिक्षा नीति, उस शिक्षा के विखंडन को समाप्त करने के लिए, जो वहां पर विखंडन है, छोटे छोटे संस्थान बने हुए हैं, है ना, इस डिपार्टमेंट के लिए अलग है, अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग कॉलेज बने हुए हैं, उसको मिटाकर, है ना, जो विखंडन है उसको समाप्त कर एक कह सकते हैं लार्ज स्केल पे यूनिवर्सिटी बने, बड़ा बने, जहां पर काफी थाउजेंड एंड थाउजेंड बच्चे पढ़े एक ही जगह और ज्ञान का केंद्र बने। ठीक है, यानी बड़े बने और बहुविषयक यूनिवर्सिटी बने, बहुत सारे विषयों की पढ़ाई हो, सभी ऑलमोस्ट सभी विषयों की पढ़ाई एक ही जगह हो, ये इनका प्रयास है NEP 2020 का। चलिए अगला है, व्हाट इज परख इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में परख क्या है? परख क्या है ये बताना आपको कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत परख का क्या मतलब है। ठीक है, ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, नेशनल असेसमेंट सेंटर है परख, या फिर ये फिनेंशियल एड स्कीम है, या फिर ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है। तो इसका कह सकते हैं जो मतलब है, संदर्भ है नेशनल असेसमेंट सेंटर। ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के रूप में परख काम करेगा। चलिए परख के बारे में डिटेल समझते हैं। आंसर आपका क्या हो गया? बी नंबर आंसर यहाँ पर आपका बी हो गया, नेशनल असेसमेंट सेंटर। अब कभी कभी परख का फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाएगा, ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। परख स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इट इज स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी
अंडर MHRD, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यह किसके अंतर्गत काम करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी MHRD के अंतर्गत काम करेगा। इसका फुल फॉर्म देखिए, परख का पूर्ण रूप, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है परख का। यह शिक्षा मंत्रालय के तहत एक मानक निर्धारण निकाय है। किस मंत्रालय के तहत? तो शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय को पहले क्या बोलते थे? MHRD। तो MHRD के तहत ये काम करता है परख। परख का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, ये भी प्रश्न आपसे आ सकता है, फुल फॉर्म भी पूछा सकता है। ठीक है, तो परख क्या है? तो यह क्या करता है? एक मानक निर्धारण निकाय है, मानक तय करता है, स्टैंडर्ड तय करता है परख। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आपका NEP 2020 promotes the use of which language for higher education to ensure inclusivity, यानी NEP 2020 समावेशित सुनिश्चित करने के लिए, समावेशित शिक्षा प्रदान करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए किस भाषा के उपयोग को बढ़ावा देती है। यानी NEP उच्च शिक्षा में समावेशिता यानी इनक्लूसिविटी को बढ़ाने के लिए किस भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहती है NEP? तो वनली इंग्लिश, केवल अंग्रेजी, मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा, वनली संस्कृत, वनली हिंदी। तो क्या है? मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, इसका बढ़ावा देना चाहती है NEP 2020। क्या है इसको डिटेल्स में समझते हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका? बी नंबर हो गया, बी नंबर, मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज। अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चाइना ऐसा करता है लेकिन इंडिया नहीं कर पाएगा, है ना। चाइना अपने लैंग्वेज को ही बढ़ावा देता है, इंडिया लेकिन इंग्लिश के पीछे भागता है। ये भले हमारे एजुकेशन सिस्टम में कर दिया हो, लेकिन ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है कि हम मदर टंग को बढ़ावा दें, इसमें हमारा कैरियर बने, इसमें बढ़ावा दे और कैरियर बने तो बच्चे करेंगे। कैरियर तो इंग्लिश का है, लास्ट में अंतर इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए NEP 2020 emphasize that wherever possible the, मतलब जहां तक संभव हो सके, wherever possible the, देखिए यहाँ पे क्या wherever possible जोड़ दिया, इसको मैंडेटरी नहीं किया ना। मैंडेटरी जब तक नहीं करेगा तब तक वो लागू नहीं हो पाएगा। यहाँ जब आप wherever possible, जहां तक संभव जोड़ दिए, तो फिर उस पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उस पर फ्यूचर नहीं दिख रहा है, उसको उसका कैरियर नहीं दिख रहा है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देगा। क्या कर रहा है? NEP 2020 emphasize that wherever possible the medium of instruction until at least grade 5, क्लास 5 तक, but preferably till grade 8 and beyond, and also in higher education should be the mother tongue local language। यहां पे सब कुछ क्या छोड़ दिया? पॉसिबल है, जहां तक संभव है। ठीक है, कोई मैंडेटरी नहीं किया है। ग्रेड 5 तक आपको यूज करना चाहिए, या फिर ग्रेड 8 तक, या इससे ऊपर। और उच्च शिक्षा में भी शुड भी उन्हें चाहिए, आपको चाहिए, आपको करना है, ये नहीं है। इसीलिए ये भी फेल होगा, फिशर्डी होगा। मदर टंग को ना बढ़ावा मिलने वाला है, ना ही आपके रीजनल लैंग्वेज को बहुत बढ़ावा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैंडेटरी नहीं किया गया है। NEP 2020 इस बात पर जोर देती है कि जहां भी संभव हो कम से कम कक्षा 5 तक, लेकिन अधिमानतः कक्षा 8 और उसके बाद भी, और उच्च शिक्षा में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा का उपयोग होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा कि कक्षा किस कक्षा तक, तो मैक्सिमम कक्षा 8 तक यहाँ पे दिया गया जिक्र क्या है। क्वेश्चन को का पैटर्न समझकर आप यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, यह एक प्रकार से कह सकते हैं वॉलंटरी है, इसको मैंडेटरी नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि मैंडेटरी नहीं किया गया। इसका मतलब यहाँ पे यही है कि ये अभी लागू नहीं हो पाएगा। तो अभी हम लोग देख रहे थे एक NEP से जुड़ा हुआ हमने प्रैक्टिस सेट बनाया, और अगर आप भी चाहते हैं कि हमको सफल होना है, ऐसे ही हमको MCQ मिले
और प्रैक्टिस सेट मिले, जिसके माध्यम से हम शानदार स्कोर कर सकते हैं पेपर 1 में, कम पढ़े, है ना, बिना बहुत ज्यादा पढ़े। अगर आप भी चाहते हैं कि बहुत अच्छा स्कोर करें तो आपके लिए शानदार प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म क्या है? ये यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है। ये मॉक टेस्ट सीरीज है, जेपीएससी जेट एग्जाम 2026 मॉक टेस्ट सीरीज का महासंग्राम। यहाँ बस 5 से एमसीक्यू रटना है, पेपर 1 का टेंशन खत्म हो जाएगा, 100% सिलेबस कंप्लीट होगा। ये मॉक टेस्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये मॉक टेस्ट आपको कैसे मिलेगा, टेस्ट सीरीज कैसे मिलेगा? तो हमारा जो ऐप है एग्जाम फाइटर नंबर, उसको डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक कर लीजिएगा, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड जैसे ही कीजिएगा तो उसके बाद आपको देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर पे जाना है ना। ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो आपको स्टोर सेक्शन पे जाना है। ऐप डाउनलोड आपने कर लिया, यहाँ पर आपको स्टोर दिख रहा है, ये स्टोर दिख रहा है, ये वाला स्टोर, इसी स्टोर को क्लिक कीजिएगा। जितने कोर्सेस हमारे यहाँ चल रहे हैं, 25 कोर्सेस चल रहे हैं अभी, 25 तरह के अलग अलग कोर्सेस चल रहे हैं। उसमें से आपको 2 नंबर पे मिल जाएगा जेपीएससी जेट एग्जाम 2026। इसको क्लिक कर लीजिएगा और इस मॉक टेस्ट से जुड़ जाइएगा। कहीं भी अगर आपको समस्या हो तो मैं नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपके सारे समस्याओं का यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, 40154, इससे बात कर लीजिएगा, इस मॉक टेस्ट से जुड़ लीजिएगा। और अभी भी आपके पास समय है, अभी 24 है 25 है, ठीक है, अभी भी अगर जुड़ते हैं तो आज बनाइए, कल बनाइए, ट्रेन या बस में जाते जाते भी मोबाइल से आप इस प्रैक्टिस सेट को बना सकते हैं और अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। हजारों बच्चे हमसे जुड़कर जब प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं तो मतलब जो नहीं जुड़े हैं उससे तो वो आगे हैं, तो आपको भी जुड़ना चाहिए ताकि आपके प्रतिद्वंदी जो आपसे आगे है उसकी बराबरी पे आप आ सके और कड़ी टक्कर दे सके। क्योंकि ये भले पात्रता परीक्षा है लेकिन रिजल्ट आएगा 6% बच्चों का ही, है ना। जिसका हाईएस्ट मार्क्स रहेगा ऊपर से 6% लोगों को कह सकते छान फिल्टर कर लिया जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, आप नीचे रह जाइएगा। तो जरूर से जरूर प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कीजिएगा ताकि तैयारी में कहीं भी थोड़ी सी भी कोताही नहीं बरतना है आपको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नए क्लासेस में। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।